गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आपके लिए फिर एक नया सेट लेकर के आया हूं 25 क्वेश्चंस का इंग्लिश का। जो प्रीवियस सेट्स थे मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर थोड़ा डिफरेंट है की तरफ से डिफरेंट इस मामले में एक नया सेट लेकर के आया हूं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और जितने भी टर्म्स आए हैं, जितने भी वर्ड्स इसमें हैं, जितने भी एंटोनिम सिनोनिम आपको इसमें मिलेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स हैं जो ज़्यादा बार रिपीट किया गया है एग्जाम में, उनको उठाया गया इस बार, जिससे कि चांसेस अगर उनका रिपीटिशन का बना तो आपके पास डिस्कशन किया हुआ वीडियो और पहले से आप नोट किए हुए वो है ही, अभी भी आप नोट कर लेना, तो ताकि क्या होगा कि अगर रिपीट किया वर्ड्स को तो आप उसको आसानी से टिक आउट कर सको, है ना। बाकी प्रीवियस सेट्स के तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनालाइज करेंगे कौन सा एडियम्स एंड फ्रेजेज का क्या मतलब निकलेगा, कौन सा वर्ड का किस तरह से एंटोनिम सिनोनिम हम डिराइव करें, क्या मतलब होगा, सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा और फाइनली क्लोज टेस्ट किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है पोर्शन, इस पोर्शन को ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है जिससे कि ये और बेहतर हो जाए। और अगर किसी सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में परफेक्ट है, करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो नो इंप्रूवमेंट लगा देंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्त, क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है द लॉज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के जितने भी नियम हैं, प्लूरल यूज किया है लॉज, फिर आर अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, बायस्ड मतलब होता है पक्षपात वाला, किसी के प्रति ज्यादा लगाव होना, किसी के प्रति कम लगाव होना, किसी को ज्यादा मानना, किसी को कम मानना, ये होता है बायस्ड। अनबायस्ड मतलब सबके लिए बराबर, इक्वल फॉर ऑल। तो क्या है, प्रकृति के जो रूल है, रेगुलेशन है, लॉज है, नियम है, कानून है, वो सब के लिए क्या है, बराबर है, अनबायस्ड है, पक्षपात वाला नहीं है। इंश्योर करना मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, है ना, तय करना किसी बात के लिए। इंश्योरिंग दैट ईच पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स बाउंटी। बाउंटी मतलब क्या होता है, बाउंटी मतलब होता है इनाम। बाउंटी मतलब क्या होता है, वस्तुएं। बाउंटी मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ये सारा बाउंटी का सिनोनिम है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि नेचर का जो रूल्स है, जो लॉज है, वो अनबायस्ड है, सबके लिए समान है, पक्षपात वाला नहीं है, किसी के तरफ नहीं जाता है, सबके लिए बराबर होता है। क्या बात सुनिश्चित करता है ये, इससे ये बात सुनिश्चित होती है, ये बात तय होती है कि हर व्यक्ति को इसके बाउंटी में से सही हिस्सा, बराबर पोर्शन, जितना वो डिजर्व करता है वो उसको मिले, ठीक है ना। तो क्या होगा, असल में करेक्शन क्या करना था, करेक्शन मेरे दोस्त इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर, जो आया है किसके लिए, लॉज के लिए। लॉज सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल है, यहां पे वर्ब आर भी प्लूरल होगा, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ये इडियम्स हो गया। दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, जो सिक्का कलेक्ट करता है। इससे पहले आपको याद होगा OWS इडियम्स एंड फ्रेजेज में ये बातें हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता है और वर्ड्स आपको पता है अगर कि कौन सा वर्ड का कैसा मीनिंग जाता है, क्या यूजेज होता है उसका, तो आप इसको सही तरीके से बना सकते हो। मुझे याद है कि पिछले किसी सेट में मैंने आपको क्या बताया था कि वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टाम्प्स, जो डाक टिकट जमा करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट, है ना। और यहां पे क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो सिक्के का संग्रह करता है, सिक्कों को कलेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखो मैटिस्ट बना हुआ है मेटल से, ये जो मैटिस्ट बना हुआ है वो होता है रिलेटेड टू
मेटल, और ये न्यूमिस होता है विथ इनक्रिप्टेड विथ नंबर्स। तो वैसा मेटल जिसमें नंबर्स इनक्रिप्टेड हो उसको क्या कहते हैं? वैसा धातु जिसमें 1 2 5 10 लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं? तो नॉर्मली अगर हम लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो क्या पता चलता है कि ये सिक्कों की बात कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। अब बताओ कि बाकियों का क्या होगा? बिब्लियोफाइल का क्या होता है? वन हु लव्स बुक्स अ लॉट, खास करके क्वालिटी वाला, अच्छी किताबों को जो पसंद करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। न्यूमिस्मैटिस्ट किसको कहते हैं? वह व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह करता है, कॉइन्स का। फिलाटेलिस्ट किसको कहते हैं? अभी बताया हमने आपको। और एंथुजियास्ट किसको कहते हैं? एंथुजियास्ट मतलब होता है एनर्जेटिक, ENERGETIC, उत्साही व्यक्ति, उसको कहते हैं एंथुजियास्ट। जिसको किसी खास चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो, समर्पण हो, बहुत ज्यादा पैशन हो किसी चीज के प्रति, उसको क्या कहते हैं? एंथुजियास्ट। तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूमिस्मैटिस्ट। जो सिक्कों का संग्रह करता है, जो सिक्का कलेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। अब क्या है लिखा हुआ है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब सिनोनिम ढूंढना है आपको। सिनोनिम लिखा हुआ है क्लियरली। अब इम्बेसाइल मतलब क्या होता है बताओ? इम्बेसाइल मतलब होता है मंदबुद्धि। इम्बेसाइल मतलब होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि मतलब क्या हुआ? जिसका दिमाग स्लो चलता है, जो बहुत तेजी से और रिलेवेंटली चीजों को सोच नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं? इम्बेसाइल। जिसका इधर वाला प्रोसेसर स्लो चल रहा है उसको बोलते हैं इम्बेसाइल माइंड का आदमी। तो इम्बेसाइल का माने हुआ मंदबुद्धि, स्लो दिमाग वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अब मैं सबका वर्ड मीनिंग आपको बता दे रहा हूं, आप खुद ही सिनोनिम चूज कर लेना। सेग मतलब क्या होता है? सेग मतलब होता है साधु। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल मतलब होता है भरोसेमंद। क्रेडिबल मतलब होता है भरोसेमंद मंद। और प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है विश्वासी, है ना, परफेक्ट, कॉन्फिडेंट। और डंस मतलब क्या होता है? डंस मतलब होता है डल। डल मतलब क्या होता है? सुस्त। सुस्त किसको कहेंगे? जो मंदबुद्धि रहेगा। तो क्या हो जाएगा? इम्बेसाइल का सिनोनिम हो जाएगा दोस्त DUNC, डंस। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना? क्वेश्चन देख लिया। इम्बेसाइल, IMBECILE, इम्बेसाइल का ऑप्शन नंबर 4 होगा। सही आंसर क्या होगा? DUNC, डंस। अगला क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि जो ये इडियम लिखा हुआ है, जो मुहावरा लिखा हुआ है अंडरलाइन किया हुआ, उसका क्या मीनिंग होगा? अब लिखा हुआ क्या है पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। डज माई नेम रिंग अ बेल टू यू, मतलब क्या मेरे नाम से तुम्हें कुछ याद आता है? अब ऐसे कॉमन सेंस से लगाओ कि बेल, घंटी जब लगती है क्लास का शुरुआत होने में या क्लास खत्म होने के बाद, तो क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है, वो याद दिलाता है किस बात का? शुरुआत में कि आपकी क्लास शुरू होने वाली है, और लास्ट में कि आपकी क्लास का ड्यूरेशन खत्म हो गया। तो रिमाइंडर देने के लिए किसका यूज करते हैं हम? बेल का यूज करते हैं। तो यही कह रहा है कि क्या मेरा नाम आपके दिमाग में किसी तरह से कोई रिमाइंडर ला रहा है? अब इसका क्या मतलब होगा? टू टेक एडवांटेज, फायदा उठाना, बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या है? टू बी वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा भयभीत होना, नहीं होगा। टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, नहीं होगा। टू साउंड फेमिलियर, किसी तरह से परिचित लगना, कि क्या मेरा नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? तो याद क्या आएगा? जो चीज पहले से जानते होंगे, जिससे परिचित होंगे, वही ना याद आएगा। कि कुछ नया चीज को याद आना कहते हैं? नहीं। याद आना किसको कहते हैं? जो पुरानी चीजें पहले से दिमाग में फीडअप थी, अभी क्या हुआ? खत्म हो गया, फिर कुछ चीज को देखे, किसी को देखे तो अचानक से याद आया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, टू साउंड फेमिलियर, कुछ कुछ एक जैसा लगना, उसी को कहते हैं टू रिंग अ बेल। अगला क्या होगा? अगला स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनेटली सारा गलत सही तरीके से लिखा हुआ है। मैं खुद ही स्पेलिंग लिख देता हूं, DEFINITELY। देख लो,
DEFINITELY। किधर लिखा हुआ है आप खुद ही देखो, आंसर मार दो, बहुत ही आसान है। DEFINITELY, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली का करेक्ट स्पेलिंग होता है जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, DEFINITELY। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन में एरर है उस सेक्शन को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अब सेक्शन क्या लिखा हुआ है, कहानी क्या कहता है, ऑल द प्रॉब्लम्स अकर्ड, सारी समस्याएं हुई, कब, किसके चलते, बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट हियर माई वर्ड्स और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सारी समस्या किसके चलते हुई, क्यों हुई, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बातों पे उसने ध्यान भी नहीं दिया और इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं किया। इन सब के बीच में गलत क्या लिखा हुआ है, तो देखो दोस्त, पहला पोर्शन क्या है, अकर्ड लिखा हुआ है। अकर्ड इज V2, V2 इज पास्ट, है ना। तो पास्ट में कोई भी स्टेटमेंट शुरू होगा तो आप जानते हो कि पूरा पास्ट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे डज नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ठीक है ना। डज का डिड लगा दो। अब ये बिकॉज वाला सेक्शन किधर है, यहाँ पे डज है ना, गलत लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे और अगले पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है कि कौन सा वर्ड इसमें आएगा। आई एम प्लानिंग टू गेट टुगेदर, दिन का नाम के पहले क्या लगता है दोस्त, मंडे, क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ विशेष इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं, है ना। कहेगा कि वह सोमवार को जाएगा तो ही विल गो ऑन मंडे, वह मंगलवार को आया था, ही हैड कम ऑन ट्यूसडे, या ही केम ऑन ट्यूसडे, जैसा टेंस अलाउ करेगा। अब अगला वर्ड है, देखो एंटोनिम ढूंढना है, विशियस। विशियस मतलब क्या होता है, विशियस मतलब होता है खराब, है ना। विशियस मतलब होता है खतरनाक, है ना। विशियस मतलब क्या होता है, आप इसको कहते हैं मतलब जघन्य, उसको क्या बोलते हैं, हीनियस, HENEIUS, हीनियस। तो खतरनाक या खराब जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, अच्छा। अब प्रिविलेज्ड मतलब क्या होता है, प्रिविलेज्ड मतलब होता है संपन्न, जिसको पहले से भगवान कुछ दिए हैं, जिसको पहले से ही कुछ चीज प्राप्त हो चुका है, जो राजा घर में पहले से ही पैदा हुआ है, जिसका समय पहले से ही सही चल रहा है, वहां पे अगर कुछ बातें होती है तो वैसे लोग जिनका समय समाज सब कुछ अच्छा होता है पहले से, उसको कहते हैं प्रिविलेज्ड, मतलब वे लोग जिनको पहले से कुछ अच्छा मिला हुआ है। और जेंटल, जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब होता है सॉफ्ट, जेंटल मतलब क्या होता है, अच्छा, जेंटल मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन्ड। पुअर मतलब होता है गरीब, और इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है प्रभावी, मतलब जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास कैपेसिटी हो, दूसरों को प्रभाव में ला सके, अपने अंदर में ला सके, अपना प्रभाव उसके ऊपर दिखा सके, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल। तो क्या होगा, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। विशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जेंटल, खराब का अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ही पेज में $6 द मंथ फॉर दिस हाउस। इससे क्लियरली आपको ये तो जरूर आइडिया लग गया होगा कि इस हाउस का, इस घर का मुझे $6 प्रति मंथ दे रहा है। ये आदमी यही बात कहना चाह रहा है कि इस घर के लिए कोई भी व्यक्ति इन साहब को $6 प्रति महीना देता है, मतलब इन्होंने अपना घर रेंट पे लगाया हुआ है और इनको वो आदमी $6 प्रति महीना देता है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का जो यूज किया गया है, सॉरी द का जो यूज किया गया है वो गलत है, वहां पे होना चाहिए ए का यूज। ए का मतलब होता है पर, एच, एनी, एवरी, ये ए का मतलब होता है दोस्त, ध्यान देना। आर्टिकल जो ए और एन पढ़े हो उसका ये मतलब होता है, तो इसको लिखना क्या चाहिए था, ही पेज में $6 अ मंथ, और ये ऑफ नहीं होगा, होगा फॉर दिस हाउस, इस घर के लिए। तो क्या हो जाएगा, अ मंथ
फॉर, किधर गया, अ मंथ फॉर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्शन करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फटाफट हो जाएगा, लाइव हो तो बने रहो। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, सी वाज स्टक इन हिज इमेजिनेशन फॉर मेनी आवर एज अ फोर्स टू बी रेकॉर्ड विथ। कह रहा है कि ये जो थी, ये नारी, सी लिखा हुआ है तो किन्हीं फीमेल की बात हो रही होगी, फेमिनिन जेंडर की बात हो रही होगी। तो ये नारी जो शक्ति स्वरूपा है वो इन भाई साहब के दिमाग में अटके हुए थे। ये भाई साहब जिनके लिए हिज लिखा हुआ है, ये इस बहन जी को अपने दिमाग में बिठा के रखे हुए थे, मतलब इसी के बारे में घंटों तक वो सोच रहे थे। और ये स्टेटमेंट कह कैसे रहा है कि वह उनके दिमाग में स्टक कर गया था, अटक गया था। किस तरह से, एज ए फोर्स टू बी रिकॉर्ड विथ, जिसको कि हटाना, फोर्स मतलब होता है बल, और टू बी रिकॉर्ड विथ मतलब जिसे पहचाना जाना, जिसे फेमिलियर होना। मतलब इस तरह से उसके दिमाग में घुस गई थी कि दिन रात वही चलते रहता था दिमाग में, उसको हटाना मुश्किल। यहाँ दिन रात नहीं कह रहा है, कितना देर के लिए कह रहा है, 1 घंटे के लिए। मतलब 1 घंटे तक एटलीस्ट वह उसके दिमाग में इस तरह से घुस गई थी, बैठ गई थी, जम गई थी कि लग रहा था कि वहां से उसका निकलना मुश्किल है। इन सब चीज के बीच में एरर क्या होगा, तो देख लो, यहाँ पे आवर से पहले ए लगाया है तो यहाँ आर्टिकल एन होना चाहिए, ये सब तो आप जानते ही हो। अब स्टेटमेंट पूरा क्या होगा, तो सबसे पहले एन को पकड़ लो दोस्त, कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब क्या लिखा हुआ है, हिज इमेजिनेशन फॉर मेनी एन आवर्स। ठीक है ना, मेनी के साथ एन लगाए हो गुरु, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है ये प्लूरल नहीं होगा ना, इसका मतलब ये गलत है। अब एन वाला मेरे पास एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला कह रहा है द पायरेट्स विल ट्राई टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मतलब सोने के आभूषण को। पायरेट्स मतलब क्या होता है, पायरेट को बोलते हैं समुद्री लुटेरे, है ना, जो समुद्री डकैत होते हैं, मतलब जो समुद्र में डकैती करते हैं, शिप पे अटैक करते हैं, नाव पे अटैक करते हैं, है ना, बोट पे अटैक करते हैं और लोगों की चीजें छीनते हैं या डकैती चोरी को अंजाम देते हैं। तो वैसे चोरों, वैसे डकैतों को कहा जाता है पायरेट्स, मतलब समुद्री लुटेरे। अब बताइए कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है लुटेरों के बारे में, कि द पायरेट्स विल ट्राई टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, लुटेरे जो होंगे, समुद्री लुटेरे, वो सोने के आभूषण को क्या करने का कोशिश करेंगे, चुराने का, छीनने का, अपने पास लेने का, अपने कब्जे में करने का, यही ना कोशिश करेंगे लुटेरे। और क्या करेंगे, प्रवचन देंगे, नहीं ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। सीज मतलब क्या होता है, CASE, सीज मतलब होता है टू कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। और स्टील मतलब क्या होता है, चुराना। स्लाइस मतलब क्या होता है, टुकड़ा, या स्लाइस मतलब काटना भी होता है, पतला पतला काटना। और सीज मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, जब्त कर लेना या कब्जे में कर लेना, कब्जे में ले लेना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये चुराएंगे, ये लुटेरे हैं समुद्री, स्टील। और वो भी देखो यहां जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त, स्पेसिफिकेशन पे जाना, वर्ड कैसे लिखा हुआ है हमको और तुमको बुड़बक बनाने के लिए। ये लिखना भी चाहिए था इसको, तो STEAL, स्टील मतलब चुराना होता है ना। तो ये जो चुराना लिखा हुआ है इस एंगल से लिखा हुआ है। ये स्टील मतलब क्या होता है, ये जो स्टील वाला रॉड होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, जो मेटल होता है वो स्टील लिख दिया है। तो क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 SEIZD। सीज मतलब होता है कब्जे में ले लेना, जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो पायरेट्स क्या करेंगे, समुद्री लुटेरे क्या करेंगे, जबरदस्ती गोल्ड ऑर्नामेंट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे, मतलब लूट लेंगे, छीन लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एनी वन वर्ड फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस। कह रहा है
Rescuers used a special device for finding people in collapsed buildings. कोलैप्स मतलब क्या होता है, जो ढह गया, जो टूट गया, अर्थक्वेक आता है या कुछ भी ऐसा आया जिसमें बिल्डिंग्स टूट गई, तो उसका जो पूरा कचड़ा होता है, मलबा होता है, तो कोलैप्स करने के बाद मलबे के बीच में जो लोग फंसे हुए रहेंगे, तो मलबे के बीच में फंस जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए एक यंत्र का यूज करेगा बचाव दल जो होगा, बचाने वाले जो लोग होंगे। तो फंसना का क्या होता है, ट्रैप। कॉन्क्वेयर मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना, ब्लॉसम मतलब होता है खिलना फूल के तरह, और एक्सीड मतलब होता है किसी एक लिमिट से, किसी एक पॉइंट से आगे बढ़ जाना। ये तीनों वाहियात वर्ड्स दिया हुआ है, इसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं इस सवाल से। होगा क्या, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब क्या हो जाएगा, फंसा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन पे जाओ। 13th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किक समवन व्हेन दे आर डाउन। ये दिया हुआ एक मुहावरा। मुहावरा कह क्या रहा है, मुहावरा का कहने का मतलब हुआ कि जब कोई आदमी गिरा हुआ हो, जब लोग का पतन हो गया हो, जब लोग अपने निचले स्तर पे हो, जब कमजोर हो, तब उसको किक करना, लात मारना। मतलब क्या होता है, गिरे हुए को और कुचल देना, जो पहले से परेशान है उसको और ज्यादा परेशानी में डालना। अब देखो कहाँ होगा, टू बी एंग्री और डिसअपॉइंटेड इन समवन, गलत बात, और यहां तो होना इन भी गलत ही लिखा हुआ है। टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस डेलिबरेटली, जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करना। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, देख लो, जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है ना। ये नहीं होगा। फिर है टू रिजेक्ट और डिसओन। डिसओन मतलब क्या होता है, त्याग देना, त्याग देना। तो क्या कह रहा है, दोस्तों को रिजेक्ट कर देना या त्याग देना, इसका ये मतलब नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वैसे व्यक्ति को और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, और ज्यादा समस्या उसके लिए पैदा करना। किसके लिए, जो बेचारा पहले से डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14th क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, इफ नेचर टू डिग्रेड द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट विल सफर सूनर और लेटर। कह रहा है कि दुनिया, नेचर के साथ कुछ भी ऐसा होता है कि डिग्रेड करते रही, तो दुनिया का जो इकोनॉमी है वो आज न कल बर्बाद हो ही जाएगा। तो नेचर क्या करेगी, डिग्रेड होना बंद कर देगी, तब तो सुधर जाएगा। मतलब नेचर डिग्रेड होते रहेगा, इफ इट कंटिन्यूज टू डिग्रेड। तो क्या होगा, इफ नेचर कंटिन्यूज टू डिग्रेड, कंटिन्यूज टू डिग्रेड, ऑप्शन नंबर 1। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर प्रकृति डिग्रेड मतलब होता है क्षय होना, खराब होना, अच्छे से खराब की ओर बढ़ना। तो अगर प्रकृति बर्बाद होते रही लगातार, तो क्या होगा, दुनिया का जो इकोनॉमिक आउटपुट होगा वो आज न कल उस पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, उसको चौपट होना ही होना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है सिनोनिम क्या होगा, और फेटल लिखा हुआ है। फेटल मतलब क्या होता है दोस्त, फेटल मतलब होता है घातक, ठीक है ना। फेटल मतलब क्या होता है, घातक, जानलेवा, जानलेवा, है ना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, तो लिखा हुआ क्या है, सीरीन। सीरीन मतलब क्या होता है दोस्त, सीरीन मतलब होता है शांत, सीरीन मतलब होता है कूल, सीरीन मतलब होता है CALM काम, सीरीन मतलब होता है कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड माने शांत। रिस्टोरेटिव मतलब क्या होता है, रिस्टोर करना मतलब पुनः जमा करना, और उस नेचर का जो होगा उसको रिस्टोरेटिव मतलब फ्रेंडली नेचर का जो होता है उसको रिस्टोरेटिव नेचर का कहा जाता है। और डेडली मतलब क्या होता है दोस्त, डेडली मतलब भी होता है घातक, डेंजरस।
और ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, चमकदार, जिसमें लाइट हो खुद का, वो ल्यूमिनस होता है। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम बोल रहा है ना, घातक का सिनोनिम घातक। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा डेडली। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर सेंटेंस नीचे जो दिया हुआ है उसमें कोई एरर है तो एरर वाले पोर्शन को क्लिक कीजिए, टिक कीजिए, और नहीं है तो नो एरर लिखिए। अब सेंटेंस लिखा हुआ क्या है, देखो, आई लाइक रीडिंग फिक्शनल स्टोरीज बिसाइड्स राइट पोएम्स। कहने का इसका क्या मतलब हुआ, गलत हो चाहे सही हो वो बाद की बात है, क्या गलत है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसका कहने का ओवरऑल मतलब निकाल सकते हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि मैं फिक्शनल स्टोरीज पढ़ना पसंद करता हूँ। फिक्शनल स्टोरीज क्या होती है, फिक्शन मतलब होता है नॉट रियल, मतलब जो काल्पनिक कथाएं होती हैं जिसमें राक्षस और भगवान और ये लड़ाई वो लड़ाई होता है और धरती फाड़ करके निकल जाता है, वो सब जो होता है फिक्शनल मनगढ़ंत कहानियां, वो पढ़ना इनको पसंद है। और क्या है, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स माने होता है इन एडिशन टू, इसके अलावे क्या लिखना पसंद है, कविताएं लिखना। अब देखो दोस्त, रूल क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी मेन वर्ब आ रहा है तो उसका V4 यूज करना चाहिए। कौन सा, V4। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई मेन वर्ब आया तो उसका V4 यूज करना चाहिए। अब देखो राइट का V4 क्या होगा, राइटिंग, तो यहाँ राइटिंग लिखना चाहिए था, इसको राइट लिख दिया है, इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा। सही आंसर इसलिए कि यहाँ राइट जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ढूंढने के लिए यही कह रहा है कि बताओ कौन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है, फिर से एरर का पोर्शन है, क्या कह रहा है, हाउ द स्टूडेंट्स अप्रोच एजुकेशन टुडे हैज ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंट। अब देखो पूरा स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है, गलती और सही क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि विद्यार्थी आज के डेट में एजुकेशन को कैसे अप्रोच करते हैं, शिक्षा क्या है, कैसे पढ़ने चाहिए, किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, किन को फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें आज के डेट में विद्यार्थी कैसे तय करते हैं, कैसे इसको डिसाइड करते हैं, उनका अप्रोच जो है वो कंप्लीटली ऑल्टर मतलब क्या होता है, ALTER, ऑल्टर मतलब होता है बदल जाना, हैज ऑल्टर्ड, और यहाँ सिग्निफिकेंट लिखा है दोस्त। तो देखो ये हैज के बाद जो ऑल्टर लिखा है ये V3 होगा, क्योंकि हैज और हैव अपने बाद मेन वर्ब का V3 लेता है। अब सोच लो कि ये वर्ब है तो वर्ब के साथ क्या यूज होता है, एडवर्ब यूज होता है। वर्ब के साथ एडवर्ब यूज होगा तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, इसमें LY लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए था, सिग्निफिकेंटली, सापेक्षिक रूप से, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड सिग्निफिकेंट। ये जो सिग्निफिकेंट है यही वाला पोर्शन में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में टिक लगा देंगे कि वो पोर्शन में एरर है। अगला देखो 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको निकालिए कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है दोस्त, एक्सीड। एक्सीड मतलब क्या होता है, एक्सीड मतलब होता है किसी के डिमांड को मानना। एक्सीड मतलब होता है, एक्सीड मतलब होता है स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना, एक्सीड मतलब। एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है, कोई आइडिया है, देखो एब्स्ट्रूस ही गलत लिखा हुआ है, पहले मैं वर्ड ही तुमको बता दूं उसके बाद से मीनिंग बताऊंगा। होता है एक्चुअली एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, एस से ज का उच्चारण आता है, ये हो जाता है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस वर्ड नहीं होता है, होता है एब्स्ट्रूज। और एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट, CULT। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। और एब्निगेशन मतलब क्या होता है, एब्निगेशन मतलब होता है टू रिजेक्ट, REJECT,
टू रिजेक्ट। एब्निगेशन माने होता है त्यागना, रिनंसिएशन, एबोलिशन, उसको क्या कहते हैं? एब्निगेशन। और एकॉस्ट, एकॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्त? एकॉस्ट का मतलब होता है टू मेक एन अप्रोच, ठीक है। और वो भी कैसा? टू एड्रेस समवन और समथिंग, उसको कहते हैं एकॉस्ट। मीनिंग तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? एब्स्ट्रूस जो लिखा हुआ है वो एब्स्ट्रूस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, ठीक है। सारा वर्ड मीनिंग भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देख लो, पॉज करके लिख लो वीडियो को। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? अ लार्ज बंडल, एक बहुत बड़ा बंडल, बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। क्या होता है कि किसी भी तरह की चीजों को जमा करने के लिए या कहीं ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा बंडल होता है, बहुत बड़ा गट्ठर होता है, उसको क्या कहते हैं? अब देख लो, एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्ट मतलब होता है अ मैन ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर, ए मैन ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? विलेन, है ना, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। एपायरी मतलब क्या होता है दोस्त? एपायरी मतलब होता है हाउस ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता, है ना। अपायरी मतलब जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, रखा जाता है, उनका जो छत्ता होता है, घर होता है, उसको कहते हैं पायरी। बेलिजिरेंट मतलब क्या होता है? बदमाश, बेलिजिरेंट मतलब होता है बदमाश। और बेल मतलब होता है गट्ठर। जैसे देखो, अगर कोई गांव देहात से बिलोंग कर रहा होगा या शहर के लोग भी अक्सर देखते होंगे कि कोई भी चीज़ है, जैसे धान का, गेहूं का जब फसल कटता है तो उसका एक बड़ा सा गट्ठर बनाया जाता है, या किसान अपने मवेशियों के लिए, अपने पशुओं के लिए जब घास काट के लाता है उसको खिलाने के लिए, तो बहुत बड़ा एक बोझा तैयार होता है, उसको कहते हैं गट्ठर। और वही गट्ठर को एक्चुअली क्या कहते हैं? BALE, बेल। तो क्या हो जाएगा 19th का ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 20th नंबर। ये कह रहा है he leaned left bringing the blunt side of his sword up flat against his palm। ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका सिनोनिम ढूंढिए। इसका पूरा कहने का क्या मतलब हुआ? he leaned left, वह बाएं की तरफ झुका। bringing the blunt side of his sword, blunt side मतलब क्या हुआ? blunt मतलब क्या होता है? जो एकदम से दिमाग से पैदल हो, जिससे ढंग का कोई काम नहीं होता हो, उसको क्या कहते हैं? ब्लंट। तो तलवार के केस में क्या कहोगे? तो जिस तरफ धार है उधर से तो तलवार का सारा काम हो जाएगा, और जिस तरफ धार नहीं है, बिल्कुल चौड़ा वाला पोर्शन जो है, उससे तलवार का काम हो ही नहीं सकता, उससे हथौड़े का काम होगा। तो ब्लंट साइड मतलब क्या हुआ? कौन सा साइड? शार्प साइड होगा? नहीं होगा। कीन मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, इंटरेस्टेड। टिमिड मतलब क्या होता है? शांत। और डल मतलब क्या होता है? सुस्त, नॉट शार्प, ठीक है ना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्लंट का सिनोनिम हो जाएगा डल। ब्लंट मतलब क्या होता है? नॉट शार्प, नॉट एक्यूरेट, है ना, नॉट परफेक्ट, उसको बोलते हैं डल। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोज चेस्ट सेक्शन है दोस्त, 5 मिनट लगेगा, 5 सवाल हैं बस, फटाफट सब खत्म हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, ऑप्शंस आप चूज करते जाना और फटाफट आंसर करते जाना। क्या कह रहा है? नो मैटर हाउ टाइम, हाउ के साथ टाइम लिखा हुआ है तो सबको पता है क्या होगा? हाउ मेनी टाइम, मतलब कितनी बार। नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू टू इम्प्रूव योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार अपनी मानसिक और इमोशनल हेल्थ, मतलब क्या हुआ? भावनात्मक स्वास्थ्य,
अंदर का जो स्वास्थ्य है, जो सोच है आपका, उसको आप इंप्रूव करने का क्या करते हैं? तो कोई भी आदमी बार बार अपने मानसिक स्थिति को सुधारने का ही ना कोशिश करेगा तो क्या होगा? या तो होगा इंप्रूव करना, या तो क्या होगा? डिस्प्रूव करना। तो इंप्रूव और डिस्प्रूव तो एक साथ यहां पे यूज किया जाएगा नहीं। डिस्प्रूव माने डिसअप्रूव हो जाता है कि हाँ जी तुम्हारा एप्लीकेशन हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो अप्रूव और डिस्प्रूव होता है, इसको इंप्रूव के साथ कभी मत जोड़ना, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोला? नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू टू इंप्रूव योर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। क्या होगा? मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को प्रमोट करोगे नहीं, प्रोसीड करोगे नहीं, डिवोट करोगे नहीं, क्या करोगे? एसेस करोगे। एसेस करना मतलब क्या होता है? जांचना। एसेस करना मतलब असेसमेंट बोलते हैं ना टेस्ट को। जब टेस्ट लेते हैं लोग तो कहते हैं ना कि ये फर्स्ट असेसमेंट है, मतलब फर्स्ट टेस्ट है। तो ये एसेस करना मतलब होता है टेस्ट करना, जांचना, टू एनालाइज। तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू असेस टू इंप्रूव योर मेंटल इमोशनल हेल्थ, अपना मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए चाहे जितनी दफा आप असेसमेंट कर लीजिए, क्या होगा? यू विल स्टिल नीड द कंपनी ऑफ टू फील एंड फंक्शन एट योर बेस्ट। तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर तुम चाहते हो कि सही ढंग से सारा कुछ हम फील करें तो तुमको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। द कंपनी ऑफ कितनों की? कुछ ना कुछ की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या होगा? फ्यू मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ना के बराबर। एनी और अदर्स होगा नहीं, क्या होगा? सम। क्या हो जाएगा? यू विल स्टिल नीड द कंपनी ऑफ सम टू फील एंड फंक्शन एट योर बेस्ट। चाहे कितना भी समय आप कोशिश कर लीजिए अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव करने का। किस तरीके से? थ्रू द वे ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे एसेस होगा, लेकिन फिर भी आपको दोस्ती की जरूरत पड़ेगी, संगत की जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्या कह रहा है? ह्यूमन्स आर सोशल विथ इमोशनल नीड्स। ह्यूमन्स आर सोशल क्या है? आदमी क्या है? तो सोशल किंगडम है। किंगडम माने क्या होता है? राज्य। तो आदमी तो राज्य नहीं है ना भाई। और पॉपुलेशन माने होता है आबादी। लाइफ मतलब होता है जिंदगी। क्रिएचर मतलब क्या होता है? प्राणी। तो आदमी क्या है? एक सोशल एनिमल है, सोशल क्रिएचर है, प्राणी है। विथ इमोशनल नीड्स फॉर रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव कनेक्शंस टू अदर्स। वी आर नॉट मींट टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि हम लोग किस तरह से जिंदा रहने के लिए, किस तरह से जीने के लिए बने हैं, किस तरह से नहीं जीने के लिए बने हैं, दोनों को डिफाइन करो। क्या कह रहा है? वी आर नॉट मींट मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बने हैं जिंदा रहने के लिए। किस तरह से? गेट एलोन थ्राइव इन आइसोलेशन। कि लेस्ट, लेट और हैव क्या होगा? लेस्ट नहीं होगा। लेस्ट मतलब होता है नहीं, तो हैव नहीं होगा और लेट नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद क्या होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा? गेट हो जाएगा। तो वी आर नॉट मीन टू सर्वाइव, गेट एलोन, थ्राइव इन आइसोलेशन। हम लोग अलग एक कोने में शांति से एकांत में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग वैसे प्राणी हैं जो चाहे जितना भी कोशिश कर लें अपनी मानसिक शक्ति को और मानसिक संतुलन को सही बना करके रखने का, उसके बावजूद कुछ लोगों की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है कि जो हमारे साथ रहें, हमारे फीलिंग्स को शेयर करें और उनके साथ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। ठीक है ना? तो दीज वर ऑल 25 क्वेश्चंस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी क्वेश्चन विथ एवरी डिटेल विच इट नीड्स टू बी। और अगर किसी भी तरह का कोई सवाल रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये अपलोड किया जाता है करतार के YouTube चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा हर नया वीडियो के साथ और आप देख सकते हो इसको। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।